हेलो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है मेरा वह है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। पहला क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह 3 प्रकार से बटी हुई थी। पहली व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, फिर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर है महलवारी बंदोबस्त। जो स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है, और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक है वो है थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड। और महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक है हॉट मैकेंजी। मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में की थी। फिर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ फैली थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में फैली थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदार की थी। समस्त भूमि का 19% भाग इन्हें ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। फिर आ गया स्थायी बंदोबस्त में, फिर आ गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका जो जनक है वह थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड। इसने 1820 में इसकी स्थापना की थी। और यह जो बंदोबस्त था, इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त वो था वो मुंबई, मद्रास और असम और पूर्वी बंगाल में फैला हुआ था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी वो किसान की थी। समस्त भूमि का 51% भाग कर के रूप में दिया जाता था। फिर आ गया महलवाड़ी बंदोबस्त। जो इसके जनक है वो है हॉट मैकेंजी। 1822 में इसकी स्थापना की थी। ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब में फैला हुआ था। भूमि पर गांव का अधिकार था। समस्त भूमि का 30% भूभाग इनको देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। फिर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त का जनक जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1790 में इस अस्थायी तौर पर इसे लाया गया, मगर 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। 1793 में। फिर है इसी को जमींदारी व्यवस्था व इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था में जो जमींदार था उसे भूमि का स्वामी माना गया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र, बनारस और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूमि पर इसे लागू किया गया। यह तय किया गया था कि एकत्र की गई भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था और इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखना था। जमींदारों को इसके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। वह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत तय की गई कर सीमा से भी अधिक कर वसूलते थे। जमींदार यदि निश्चित तिथि तक कंपनी को लगान नहीं देते थे तो उसे देना क्या था? जमींदार यदि निश्चित तिथि तक कंपनी को लगान नहीं देते थे तो ऐसी स्थिति में सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी जमीन छीन ली जाती थी। स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे।
कर ना देने पर वह किसानों से बंधुआ मजदूरी भी कराते थे। बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं? मजदूरी कराते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, उसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था से एक निश्चित आय प्राप्त हो रही थी। एक निश्चित आय जो थी वो प्राप्त हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने कंपनी का भी समर्थन किया। फिर है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी शब्द का रैयत का शब्द का अर्थ होता है किसान। तो रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कर सीधा किसानों से वसूला जाता था। इसमें किसान भूमि के मालिक माने जाते थे। जो रैयतवारी व्यवस्था है इसमें जो किसान थे वो भूमि के मालिक माना जाते थे उन्हें। इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय वृद्धि करना तथा किसानों के हितों में वृद्धि करना था। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई, असम के क्षेत्रों में लागू किया। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में बारामहल जिले में लागू किया। 1820 में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत से लागू कर दी गई और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई प्रांत में लागू हो गई और आगे चलकर असम के भी क्षेत्रों में लागू हुई। रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में भू राजस्व की दरें स्थायी नहीं थी, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारी करते थे। जो सरकारी कर्मचारी थे वही करते थे। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 33% से लेकर 50% तक कर निर्धारित किया। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार उपज का आधे से अधिक कर वसूल करते थे। रैयतवारी व्यवस्था का प्रभाव। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली। किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला पर इस व्यवस्था में भी कर की दर अधिक थी, जिस कारण किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया जो कि किसानों को ब्याज देकर उनका शोषण करते थे। फिर आगे महलवारी व्यवस्था। महल का अर्थ होता है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया जाता था। गांव के मुखिया जो होते थे वो कर वसूलने का कार्य उनको दिया जाता था। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें भूमि को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी पर 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी रूप से शुरू की गई। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में लागू हुई। यह ब्रिटिश काल के 30% भूभाग पर लागू हुई। भारत के 30% भूभाग में लागू हुई। भूमि कर कुल ब्याज का 66% तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कम करके 50% कर दिया गया।
पहले ये थी 30% थी, फिर कम करके 50% कर दिया गया। फिर आ गया माहलवारी व्यवस्था के प्रभाव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर किसी एक किसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर लगता था। इसमें भी भू राजस्व की दरें अधिक थी। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसे स्थिति में आ गए और उन्होंने भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था ने भी एक साहूकारों और सूदखोरों को बढ़ावा दिया।